नेक्स्ट चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री में भी डिफाइंड है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द चेंजेस अकर ऑन द सरफेस और बाय द सरफेस। ऐसी केमिस्ट्री जिसमें सरफेस में चेंजेस हो रहे हैं या सरफेस के द्वारा चेंजेस हो रहे हैं, तो उस केमिस्ट्री को हम लोग सरफेस केमिस्ट्री बोलेंगे। तो इसमें सबसे पहले कुछ डिफिनेशंस हैं जो लिख लो, इम्पोर्टेंट भी। सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री बना दिया, ठीक। उससे पहले एड्सॉर्प्शन क्या होता है? एड्सॉर्प्शन क्या होता है? एड्सॉर्प्शन होता है absorption the solid substance that get absorbed on the surface by attractive force, by strong attractive force, the solid को लिखना पड़ेगा, the solid substance that get absorbed on the surface by strong attractive force called what? कॉल्ड एड्सॉर्प्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो सरफेस पे एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा, उसे एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। पहली डिफिनेशन इनको जानने की जरूरत। दूसरी डिफिनेशन क्या है? एब्जॉर्प्शन। यहीं से आपको एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में अंतर पता चल जाए। एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर पता चल जाएगा क्या होता है। तो इसमें क्या है? द सॉलिड सब्सटेंस दैट गेट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस दैट गेट एब्जॉर्ब ऑन एनी पार्टिकल या सरफेस पे थ्रू आउट द पार्टिकल, थ्रू आउट द मटेरियल या थ्रू आउट द सॉलिड, थ्रू आउट द सरफेस। तो कोई भी सॉलिड पार्टिकल जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो क्या होगा कि केवल सरफेस पे नहीं रहेगा, वो थ्रू आउट द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। जो सॉलिड जो है वो यूनिफॉर्मली ज़्यादा जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा थ्रू आउट द सॉलिड सब्सटेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा द substance that get absorbed on material is uniformly डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, उसी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। द सब्सटेंस दैट गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन मटेरियल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। यही सब। अब देखो एड्सॉर्प्शन को ही डिफाइन करने के लिए एड्सॉर्प्शन में ही दो चीजें और हमको जाननी है। क्या जानना है? तीसरा, एड्सॉर्बेट क्या होता है? एड्सॉर्बेट क्या होता है? एड्सॉर्बेट क्या होता है? द सॉलिड सब्सटेंस दैट गेट एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस। ऐसा सॉलिड सब्सटेंस एड्सॉर्बेट वो सॉलिड सब्सटेंस है जो सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहा है। सॉलिड सब्सटेंस ये यहाँ पे ये सॉलिड को नहीं बोल रहे हैं, ये जो है ये जो सॉलिड सब्सटेंस दैट गेट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, ये इसकी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस हो रही है इसकी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या है? द सॉलिड सब्सटेंस दैट
adsorbed on surface called adsorption। ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो क्या हो रहा है, एड्सॉर्ब हो रहा है सरफेस पे, उसे क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेट बोलते हैं, एड्सॉर्बेट। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एड्सॉर्बेट बोलते हैं। अब इसी में एक चीज और हमको जानना है, एड्सॉर्बेंट क्या होता है, एड्सॉर्बेंट। अब एड्सॉर्बेंट क्या होता है, एड्सॉर्बेंट है द सरफेस on which adsorption take place is known as adsorbent। the surface on which adsorption take place called adsorbent। ऐसा सरफेस जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस हो रहा है उसे एड्सॉर्बेंट बोल देते हैं। अब इसमें एक बात और जाननी है आपको, डिसॉर्प्शन क्या होता है। डिसॉर्प्शन ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस। The process of removal of adsorbed particle from surface, the process of removal of adsorbed particle from सरफेस। इस चैप्टर में इतनी बातें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। अभी जो है इतनी बातें एड्सॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन के लिए, एड्सॉर्प्शन केवल जानने के लिए उससे रिलेटेड इतनी बातें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्प्शन होता है एड्सॉर्बेट क्या होता है, एड्सॉर्बेंट क्या होता है और डिसॉर्प्शन क्या होता है। इसके बाद हमने एड्सॉर्प्शन बता दिया है, सब कुछ बता दिया। अब देखो ये जो एड्सॉर्प्शन होता है वो दो प्रकार का होता है। एड्सॉर्प्शन होता है, हमको एड्सॉर्प्शन ही पढ़ना है इतनी ज़्यादा, क्योंकि सर एड्सॉर्प्शन जो है हमारा वो दो प्रकार का होता है। एक होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन और एक होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन। एक फिजिकल एड्सॉर्प्शन है और एक क्या है, केमिकल एड्सॉर्प्शन है। अब इसको फिजिजॉर्प्शन और इसको कीमीजॉर्प्शन भी बोलते हैं। अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या है और इनमें क्या होता है ये जानते हैं। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, the adsorbate get absorbed on adsorbent by the van der Waals forces, then this absorption is known as physical absorption। and chemical absorption किसे कहेंगे, chemical absorption कहेंगे कि the adsorbate gets adsorbent नहीं the adsorbate get absorbed on adsorbent by chemical bond or chemical force is known as chemical absorption। तो इसको लिख लेते हैं, द adsorbate get absorbed on adsorbent by van der Waals force
बाई वंडर वॉल फोर्स, जब वंडर वॉल फोर्स के द्वारा रहे तब। और यहाँ पे द एड्सॉर्बेट get absorbed on adsorbent by chemical bond or chemical force called chemical adsorption या chemisorption। अब उसके बाद सेकेंड क्या है देखो, अब देखो फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में अंतर होना। अब जो है इसका टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी है, तो ये क्या होगा, इसका ऐसे होगा कि ये एड्सॉर्प्शन जो होगा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होगा टेम्परेचर के साथ रेगुलरली घटेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम क्या, फिजिकल एड्सॉर्प्शन घटेगा। क्यों घटेगा, ये इसलिए घटेगा क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसके जो वंडर वॉल फोर्सेज होंगे, जो सरफेस और एटम्स के बीच में, सॉलिड पार्टिकल के बीच में वंडर वॉल फोर्स लग रहा है, वो भी घटता जाएगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वंडर वॉल फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसीलिए आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीज करेगा। अब केमिकल एड्सॉर्प्शन में टेम्परेचर साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो इसमें एड्सॉर्प्शन और टेम्परेचर, इसमें पहले क्या होगा, पहले बढ़ेगा फिर अपनी जो है मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, उस टेम्परेचर मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा और फिर लगातार रेगुलरली घटता जाएगा। तो पहले अपनी क्या जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, फिर उसके बाद रेगुलरली क्या हो जाएगा, इसमें घटता जाएगा। ठीक, अब जो है इसके बाद थर्ड डिफरेंस अगर है तो इसमें नो एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड। अब देखो अभी हमने फोर्थ चैप्टर पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें आपको बताया गया था एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। तो मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू गिव द प्रोडक्ट कोलाइडिंग पार्टिकल या कोलिजन की जो कोलाइडिंग पार्टिकल की जो मिनिमम एनर्जी होगी उनके पास होनी चाहिए प्रोडक्ट देने के लिए। तो इसमें तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है ना, वो केमिकल रिएक्शंस के लिए थे केमिकल काइनेटिक्स, तो इसलिए उसमें एक्टिवेशन एनर्जी नीड हो रही है। लेकिन इसमें फिजिकल एड्सॉर्प्शन इसीलिए नहीं नीड हो रही है क्योंकि वो केवल कोलाइडिंग पार्टिकल और रिएक्शन देने के लिए होती थी, तो उसमें रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक, इसमें जैसे ये केमिकल है इसलिए इसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी इसमें नीड हो, हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, तभी वो बॉन्ड बनाएंगे, तभी वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो इसमें नो एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें हमको हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ही चाहिए। ठीक, अब ये इतना हो गया इन दोनों में अंतर बस। ठीक, ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस हो गया। अब उसके बाद जो है इधर अगर देखिए उसके बाद इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो आता है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म से ही आप जान रहे हो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है क्या, तो इसमें क्या है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का बढ़ना, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। इन्होंने बताया कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो कैसे डिपेंड कर रहा है, जब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एक्सटेंशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, how extension of absorption is depend on pressure when the temperature is constant is known as isothermal absorption। अब isothermal absorption पे फ्रिंडलिच ने दिया था अपना कॉन्सेप्ट, फ्रिंडलिच ने दिया था अपना कॉन्सेप्ट एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म एब्जॉर्प्शन पे अपना कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था एक्सटेंशन ऑफ आइसोथर्म, जिसको x/m से डिनोट करते हैं, एक्सटेंशन ऑफ आइसोथर्म
इतना पार्टिकल इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एक्सटेंशन ऑफ आइसोथर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर की पावर 1/n। उन्होंने कहा था जब टेम्परेचर T कांस्टेंट होगा, जब टेम्परेचर T कांस्टेंट होगा तब एक्सटेंशन आइसोथर्म या एक्सटेंशन ऑफ एब्जॉर्प्शन इसको बोलते हैं, एक्सटेंशन इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ एब्जॉर्प्शन एक्सटेंशन ऑफ एब्जॉर्प्शन इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर n, वेयर x/m इज इक्वल्स टू k इंटू p की पावर 1/n, k इंटू p की पावर 1/n। तो ये हो जाएगा x/m इज इक्वल्स टू k p की पावर 1/n हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन एक्सटेंशन ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू k p की पावर 1/n। तो x/m एक्सटेंशन ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/n और k पे। तो फ्रेंडलिच ने ऐसा दिया था। अब अगर हम दोनों तरफ log ले लें तो log x/m इज इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log p। तो ये दिया था फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की थ्योरी ये थी कि log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n है log p। अब इसका ग्राफ आप बहुत अच्छे से बना सकते हो, वही तरह लेके अगर ग्राफ भी नहीं बना पाओ तो नहीं कर पाओगे। y इज इक्वल टू mx प्लस c लेके m स्लोप देखो वो कैसे उसमें स्लोप जाएगा, और यहाँ से c की वैल्यू और c इंटरसेप्ट और x की वैल्यू y की वैल्यू लेके आप ये y और x खींच के ग्राफ इसका आराम से ड्रॉ कर सकते हो। अब फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जब आ गया था, जब हमारा फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म आ गया, उन्होंने इतना कॉन्सेप्ट बता दिया, तो इसमें इससे हमको क्या मिल रहा है कि इसमें हम अगर देखें तो इसमें क्या क्या चेंज होने पे ये एक्सटेंशन ऑफ एड्सॉर्प्शन चेंज होगा। तो हम देख रहे हैं कि प्रेशर के चेंज होने से, इधर प्रेशर के चेंज होने से या एन के चेंज होने से चेंज हो रहा। तो हम देखते हैं दो चीजें हैं, हाई प्रेशर पे क्या होता है देखते हैं। एट हाई प्रेशर पे क्या होगा, हाई प्रेशर पे क्या होगा कि 1/n बिकम इक्वल्स टू 0। 1/n की वैल्यू जो हो गई, हम एक्सपेरिमेंटली ये देखेंगे कि 1/n की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब x/m इज इक्वल्स टू k p की पावर 0। इसका मतलब x/m एक्सटेंशन ऑफ एड्सॉर्प्शन इज ओनली डिपेंड ऑन k, कांस्टेंट पे केवल डिपेंड करेगा। मतलब x/m एक्सटेंशन ऑफ एड्सॉर्प्शन जो हो जाएगा हाई प्रेशर पे एक कांस्टेंट तरीके से एड्सॉर्प्शन करने लगेगा, केवल एक्सटेंशन ऑफ एड्सॉर्प्शन एक कांस्टेंट वे में ही होगा जो कि k पे डिपेंड करेगा। तो मतलब हाई प्रेशर पे एक्सटेंशन ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होगा प्रेशर पे डिपेंड करेगा ही नहीं। एट लो प्रेशर, अब लो प्रेशर पे क्या होगा इन्होंने बताया, लो प्रेशर पे होगा, ये देखा एक्सपेरिमेंटली कि 1/n की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी लो प्रेशर पे। तो मतलब x/m इज इक्वल्स टू k p की पावर 1, दैट इज x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। मतलब कि लो प्रेशर पे ये p के जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो p से मतलब प्रेशर से घटेगा और बढ़ेगा, घटेगा और बढ़ेगा, एड्सॉर्प्शन जो है घटेगा और बढ़ेगा। ठीक, तो ये इतना जो है हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, इतना हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देखो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है पूरा तरीके से सही था, लेकिन यहाँ पर एक इसकी ड्रॉबैक भी थी। इसकी एक ड्रॉबैक ये थी कि प्रेशर के साथ ये हमेशा वैरी करेगा। ठीक, लेकिन इन्होंने हाई प्रेशर पे
हाई प्रेशर पे ये फॉर्मूला वेरी नहीं कर रहा था, 1/n=0, x/m जो है p पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो हाई प्रेशर पे इनकी एक ड्रॉबैक बस थी कि हाई प्रेशर पे x/m डज नॉट डिपेंड अपॉन दिस, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर। एट हाई pressure the extent of adsorption, the drawback of the Freundlich adsorption isotherm is that at high pressure the extension of adsorption is extent of adsorption does not depend upon the pressure, does not depend upon pressure to depend नहीं। अब देखो इसके बाद जो है वो है टॉपिक एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। बहुत सारे साइंटिस्ट ने देखा कि सॉल्यूशन के द्वारा कैसे एडसॉर्प्शन हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ये कैसे कैसे एडसॉर्प्शन इसमें बढ़ेगा घटेगा, ये देख लो बच्चों। तो इसमें जो है एडसॉर्प्शन सॉल्यूशन में, तो एडसॉर्प्शन सॉल्यूशन में कैसे कैसे बढ़ेगा घटेगा। एडसॉर्प्शन इन सॉल्यूशन इंक्रीजेज, एडसॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन का बढ़ेगा वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा सोल्यूशन, वैसे वैसे एडसॉर्प्शन बढ़ेगा। दूसरा अब ये जो है पूरी तरीके से इसमें सोल्यूशन में डिक्रीजेज विद, मतलब एडसॉर्प्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन व्हाट, increase in temperature। ठीक, अब adsorption from solution it is depend on nature of adsorbate and एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के नेचर पे पूरी तरीके से ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। फोर्थ ये है कि एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन से एडसॉर्प्शन जो है वो जैसे जैसे सॉल्यूशन का सरफेस एरिया इट इंक्रीजेज, यानी मतलब ये है इट इंक्रीजेज विद increase in surface area। सरफेस एरिया जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा। तो ये कुछ बातें थी जो उस पर डिपेंड करेंगी। अब एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, वहां तो फ्रेंडलिश ने उसके फिजिकल एडसॉर्प्शन या एडसॉर्प्शन सॉलिड्स के लिए दिया था। अब सॉल्यूशंस के लिए जैसे हम देख लेते हैं, सॉल्यूशन के लिए यही वहां हो जाएगा x/m, extent of absorption is directly proportional to c की पावर 1/n, सेम रहेगा। x/m is equals to k c की पावर 1/n log x/m is equals to log k plus 1/n log c। ठीक, ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ, इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। ये हो गया एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन आपका, ये हो गई थोड़ी तो सॉल्यूशंस की। एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन हमने देखी है। अब कुछ एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन।
एड्जॉर्प्शन के एप्लीकेशंस क्या है, इसको लिखाएंगे नहीं, इसको पढ़ ऐसे ही समझाते हैं। एड्जॉर्प्शन के एप्लीकेशन क्या है, जैसे इसको जो है गैस मास्क, गैस के मास्क में भी यूज़ किया जाता है, मतलब ऐसे ऐसा मास्क हमने लगा लिया तो ऐसी कुछ गैसेस को रोकने के लिए, एड्जॉर्ब करने के लिए मास्क है जो अनवांटेड और हमारे लिए हार्मफुल गैसेस है। तो गैस मास्क क्या करता है कि अपने सॉलिड सरफेस पे उन गैसेस को एड्जॉर्ब कर लेता है और अंदर नहीं जाने देता या आर पार नहीं होने देता, तो गैस मास्क में यूज़ किया जाता है। ये जो है कलर्ड कंपाउंड्स को हटाने के लिए कलर्ड भी यूज़ किया जाता है, जैसे कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में जिनको हम उस सोल्यूशन में डाल दें तो वो सारा का सारा कलर क्या कर लेते हैं, एड्जॉर्ब कर लेते हैं और कलरलेस कर देते हैं कंपाउंड को या सोल्यूशन को कलरलेस कर देते हैं। ठीक, उसके अलावा ड्रग्स में यूज़ किया जाता है, डिजीजेज में यूज़ किया जाता है। तो ऐसे कुछ मटेरियल्स हमारे बॉडी में चले जाते हैं जिनको मतलब सोल्यूशन ऐसे चले जाते हैं, ऐसे सॉलिड सोल्यूशन। तो एड्जॉर्बेंट हम दवाई के रूप में ऐसा है, कोई एड्जॉर्बेंट बनाते हैं, वो डालते हैं लेते हैं, तो वो क्या करता है कि अनवांटेड जो पार्टिकल्स हमारे लिए बॉडी के लिए हार्म कर रहे हैं उसको एड्जॉर्बेंट रहता है, एड्जॉर्बेंट हम डालते हैं तो एड्जॉर्बेट की तरह वो क्या करता है, एड्जॉर्बेट्स को अपने में चिपका लेता है। तो डिजीजेज में भी यूज़ किया जाता है, ड्रग्स में भी यूज़ किया, ड्रग्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी चीज़ों में जो है एड्जॉर्प्शन का हमारा जो है वो यूज़ है।